Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to cover another important IFRS, which is IAS 21 related to foreign exchange. So nowadays we all see that due to globalization, companies are expanding their business to different territories, to different regions. So this standard becomes very relevant for our purpose to understand how the companies treat their foreign exchange transactions in their books of account. So I mean, before we start to discuss about the concepts of IAS 21, in India we have earlier AS 11 was there related to the foreign exchange, and when the Ind AS became applicable, so Ind AS 21 is there. So friends, there is a difference between our IAS 21 or Ind AS 21 and AS 11. So later on we will definitely touch base upon those key differences as well. So in this video we will mainly cover the key concepts of IAS 21 foreign exchange. In this we will mainly cover different type of currencies, what are the different types of currencies, then how the exchange difference is treated in the books of account, and how the subsidiary company, when the consolidation is done, so how the subsidiary company merge their accounts into the parent company. So what is the procedure of the consolidation? So this is all about IAS 21. Then we will do a real life based example, and then we will discuss what are the key concepts or what are the key analysis which we perform when we conduct our due diligence, right? So friends, now let us start with the first part of our AS, which is types of currencies. So our AS says there are three types of currency: foreign currency, presentation currency, functional currency. Earlier what was there, जो हमारा AS 11 था इंडिया में, अगर मैं कहीं को बोलता है इंडिया, so there was no concept of the functional currency or the presentation currency. Earlier there were only two currency. One was reporting currency and other one was our foreign currency other than the reporting currency. So वहाँ पे ये हमें डिस्कस नहीं करना होता था कि भाई रिपोर्टिंग करेंसी मेरी क्या होगी, लेकिन जो ये IFRS है ये फोकस करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज डिफरेंस या जो भी एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस है लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कंपनी मस्ट नीड टू डिटरमाइन कि उनकी फंक्शनल करेंसी क्या है. फंक्शनल करेंसी से क्या मतलब है कि कंपनी किस करेंसी में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है. तो उसके लिए IFRS ने कहा उसके लिए देयर आर टू फैक्टर्स जहां से कंपनी डिटरमाइन कर सकती है कि उनकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी. सो बता दो टू फैक्टर्स, वन इज प्राइमरी फैक्टर एंड अदर वन इज सेकेंडरी फैक्टर. प्राइमरी फैक्टर में बेसिकली IFRS ने बोला कि कंपनी जिस करेंसी में अपने जो मेजर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं या मेजर कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर कॉस्ट को इनकर कर रही है, आप बोले कि चलो. नंबर टू, करेंसी दैट डिटरमाइंस द सेल्स प्राइस, कि वो करेंसी जिससे कंपनी का जो सेल प्राइस है वो डिटरमाइन होता है. एंड नंबर थ्री वाज कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज, कि भाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस करेंसी में डील कर रहे हैं, उस फैक्टर को लेकर चलो. ओके. और सेकेंडरी फैक्टर क्या होगा मेरे, फंडिंग एंड डेट. फंडिंग मींस कि कंपनी किस करेंसी में अपना जो मेजर कैपिटल है वो रेज कर रही है, और या फिर आई कैन से कंपनी किस करेंसी में अपना जो मेजर डेट है उसको रेज कर रही है. सो फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी. हो सकता है कि कंपनी करेंसी जो जिसमें अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स को इनकर कर रही है उसकी करेंसी डिफरेंट हो, जिसके बेसिस पे सेल प्राइस डिटरमाइन होता है वो करेंसी अलग हो, कंपनी की फंडिंग किसी और करेंसी में हो. सो दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल करेंसी इज वेरी जजमेंटल एंड इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस. ऐसा नहीं है कि IFRS ने ये बता दिया कुछ ये फैक्टर्स बता दिए तो ये रूल्स है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ये रूल्स नहीं है, बहुत ही जजमेंटल है. सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि एक कंपनी है मिडिल ईस्ट में, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है. एंड वी ऑल नो कि जो ऑयल का प्राइस है, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, वो किस पे डिटरमाइन होता है, हमारा USD, जो बैरल की जो आजकल काफी डाउन भी चल रहा है. सो कंपनी ऑल्दो है तो नहीं मिडिल ईस्ट में, सो उनकी लोकल करेंसी क्या होगी, जो मिडिल ईस्ट की जिस कंट्री की लाइक दुबई में है तो उसकी दिरहम्स में होगी, राइट. लेकिन जो कंपनी अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो सेल कर रही है वो ग्लोबली हमारे किस में डील होता है, USD में होता है. तो उस केस में उस कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी होगी वो उसकी लोकल करेंसी ना होगी, क्या होगी, उसकी USD होगी. क्यों होगी, क्योंकि ये सेल्स की भाई जिसके बेसिस में आपका सेल प्राइस डिटरमाइन होता है तो वही आपकी फंक्शनल करेंसी होती है. ठीक है. सो अगेन आई एम सेइंग these are not the
एग्जॉस्टिव लिस्ट कि भाई ये फैक्टर्स हैं, इसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर लो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस बेसिस एंड वी हैव टू अप्लाई आवर प्रोफेशनल जजमेंट कि इस केस में या किस कंपनी के केस में फंक्शनल करेंसी क्या होगी. अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि जब तक हमारे पास फंक्शनल करेंसी नहीं होगी तब तक हम आगे की बात अपनी नहीं कर सकते. सो यहाँ तक समझना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी. कि भाई फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में इफ आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट, कि फंक्शनल करेंसी इज दैट करेंसी इन विच द कंपनी ऑपरेट्स इट्स बिजनेस. अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, जैसे रिलायंस है मेरा, ठीक है. सो रिलायंस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं. उसका रिलायंस जियो भी है, रिलायंस टेक्सटाइल भी है, रिलायंस स्मार्ट भी है, ठीक है. तो उसका जो ऑपरेशंस है वो इंडिया में है, और सारा का सारा जो पेमेंट है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो सेल्स प्राइस है, वो सब INR में होता है. तो रिलायंस के केस में उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? INR की होगी. अनदर एग्जांपल, कंपनी मेरी इंडिया में है, लेकिन जो मेजर चंक ऑफ कॉस्ट है वो मेरी बाहर से इनकर होती है. कंपनी यहाँ पे काम नहीं करती, सारा का सारा काम बाहर से कराती है. यहाँ तो बस एक हेड ऑफिस बना के कंपनी ने ऑपरेट कर रही है. लेकिन जो भी मेजर ऑपरेशंस हैं, जो मेजर कॉस्ट जो इनकर हो रही है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट है, वो सारी लेट से मेरी रशिया से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है. तो जो रशिया की जो करेंसी होगी वो उस केस में उसकी फंक्शनल करेंसी बन जाएगी, ठीक है. सो नाउ वंस इट इज डिटरमाइंड कि फंक्शनल करेंसी क्या होती है, फिर हम बात कर सकते हैं फॉरेन करेंसी की. कि भाई अब मेरे को पता चल गया कि मेरी अपनी करेंसी क्या है, तो मेरी करेंसी के अलावा जो भी बाकी करेंसी होंगी क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी. और जो थर्ड था हमारा प्रेजेंटेशन करेंसी. सो प्रेजेंटेशन करेंसी मेरी वो करेंसी होती है जिसमें मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करते हैं. लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसकी फंक्शनल करेंसी है INR में, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या NSE में. सो नाउ द रिलायंस इंडस्ट्री wants to get its company listed on the New York Stock Exchange, कि वो US में लिस्टेड होना चाहती है. तो फ्रेंड जस्ट थिंक कि मेरे फाइनेंशियल अभी बने हैं किसमें? INR में. तो क्या मैं अपनी कंपनी को US में लिस्ट कराने के लिए क्या मैं INR के फाइनेंशियल दे सकता हूँ अपनी जो US की अथॉरिटीज है? द आंसर इज नो, क्योंकि US अथॉरिटीज या जो US के स्टेक होल्डर्स हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द INR रिपोर्टिंग सिस्टम. व्हाट दे अंडरस्टैंड इज द जो डॉलर में प्रेजेंट होती है. सो कंपनी क्या करेगी उस केस में? कंपनी अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो अपने फाइनेंशियल्स हैं, उसको वो कन्वर्ट करेगी डॉलर्स में. तो जो डॉलर में कन्वर्ट करके जो फाइनेंशियल्स देगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी, की फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन. सो द क्रक्स इज प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल करेंसी, ठीक है. So this is all about the key concepts of the types of currency. I hope यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब हमें लाइक आई सेड कि डिटरमाइन हो गया हमें कि हमारी करेंसी, फंक्शनल करेंसी क्या है. अब कंपनी जो है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट टेरिटरीज में, डिफरेंट कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ से ट्रांजेक्शन्स होती हैं. तो जो बाकी करेंसी जो होती है उसकी ट्रांजेक्शन पे जो गेन और लॉस होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो जो गेन लॉस को हम ट्रीट कैसे करते हैं और कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कैसे करती है. सो नाउ द सेकंड पार्ट इज द एक्सचेंज डिफरेंस ट्रीटमेंट. सो एक्सचेंज डिफरेंस ट्रीटमेंट में दो बातें हम करेंगे. वन इज द इनिशियल रिकॉग्निशन एंड नंबर 2 इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. सो एज इट नेम सजेस्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा कि भाई कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेगी, और सब्सिक्वेंट कि उस ट्रांजेक्शन को बाद में रिकॉर्ड कैसे करेगी. सो आवर IFRS इज फॉर द इनिशियल रिकॉग्निशन कि जिस दिन मेरी ट्रांजेक्शन हुई है, उस दिन क्या रेट चल रहा है, आप उससे अपनी बुक्स में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो. इफ यू सी IFRS ने ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस बताती है, इसमें ये बहुत लॉजिकल चीज है कि मैं अगर आज मैं कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ US में, तो जो आज मेरा डॉलर का रेट है, मैं उसके बेसिस पे अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा. AR अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू. ओके, तो ए हमें बोलता है कि या तो स्पॉट रेट ले सकते हो आप, या फिर आप अप्रोक्सीमेट रेट भी ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो? एवरेज रेट. सो ये क्या होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि मेरे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एक ही दिन में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो मैं डेली
या हर डेली जो मेरी फॉरेन ट्रांजेक्शन होती है मैं डेली नया रिकॉर्ड अपना एक्सचेंज रेट चेक करके उसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो एएस ने बोला कि भाई आप एक एवरेज रेट भी ले सकते हो या एक आप एक अप्रोक्सीमेटली रेट फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन करी उस दिन रेट था लेट्स से 60 और जिस दिन मैंने जो सेल करी उस दिन 60 था और जिस दिन मेरे को पेमेंट मिली कस्टमर से उस दिन था लेट्स से 62। तो जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है वो होगा, वो क्या होगा कि मेरे को मैंने अपना रेवेन्यू बुक करा 60 से, लेट्स से मेरा $1 लाख का था, सो 60 लाख मैंने रिकॉर्ड करा, मेरे को पैसे बैंक में कितने हैं 62 लाख, तो 2 लाख मेरे को एक्स्ट्रा मिले, तो जो 2 लाख है वो मेरा क्या हो जाता है एक्सचेंज गेन या वाइस वर्सा एक्सचेंज लॉस हो सकता है। तो एज बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस होता है तो उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, अब ना तो क्वेश्चन राइज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको, कि क्या इट विल बिकम माय पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, या ये मेरा एबिटा में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कहाँ पे जाएगा। सो द जनरल practice which the companies follow industry wise is they treat it as a non-operating in nature and hence they present it below the EBITDA, क्योंकि EBITDA से ऊपर जो भी मेरे expenses हैं, जो भी मेरे incomes हैं, they relate purely to the business operating in nature, but the companies but the AS says कि भाई आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो एक्सचेंज डिफरेंस कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए आप क्या दिखाओगे, नॉन ऑपरेटिंग, एंड इट विल बी शोन माय बिलो एबिटा। ओके, सो द सब्सिडी इनिशियल रिकॉग्निशन इज डन। अब मैं वही एग्जांपल में अपनी बात और आगे करता हूँ कि मैंने जो सेल करी थी वो मैंने करी थी जनवरी में क्या था मेरा अगेन 1,60,000 रुपीज। अब ईयर एंड आ गया मार्च 31, मेरे को अभी कस्टमर से पैसा नहीं मिला और मार्च को क्या हो गया, मार्च को रेट हो गया वो 60 से कम हो गया, वो 55 पे आ गया मेरा फॉरेन एक्सचेंज। अब नाउ थिंक अबाउट इट, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है जो हम बचपन से पढ़ते आए थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मैं एक बात सोच के देखो कि जब मैं अपने फाइनेंशियल बनाऊंगा 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, उसमें मेरा AR आ रहा होगा, मैंने भी 60 लाख से अपने बुक्स में दिखा रखा होगा उसको, लेकिन 31 मार्च को जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं वो कहेंगे कि भाई जो मेरा डॉलर था वो तो कम हो गया, आपने 60 लाख पे क्यों दिखा रखा है। आज की तारीख में जो पैसा मेरे को मिलना है, अगर लेट्स से मेरे को 31 मार्च को कस्टमर मुझे पैसा देता है तो मेरे को 60 पे नहीं देगा, मेरे को कितना देगा, 55 पे देगा, तो उसको आप 55 पे रिवैल्यू करो, राइट। सो उसको बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, की द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इज टू प्रोवाइड दैट ट्रू एंड फेयर व्यू टू आवर स्टेक होल्डर्स। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी दो बातें हैं, एक क्या है कि भाई उसके क्या रूल्स हैं और रूल्स को आप अप्लाई कैसे करना है उसकी बात आती है। तो एक टर्म होती है हमारी विच इज नोन एज FCMI, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्म इज फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स। सो वही एग्जांपल है मेरा कि मेरे को अभी पैसा नहीं मिला, सो डेटर मेरा है, सो AS सेज कि जो भी मेरी FCMI है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स हैं, उसको आप दिखाओगे किस रेट पे, क्लोजिंग रेट पे। और अपार्ट फ्रॉम FCMI जो मेरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, जो मेरी नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं या जो मेरी नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं, उनको दिखाऊंगा मैं हिस्टोरिकल डेट पे या फिर फेयर वैल्यू डेट पे। हिस्टोरिकल डेट मेरी क्या होगी, लेट्स से इक्विटी की डेट होगी कि इक्विटी जो है मेरी, मैंने एक बार रेज कर ली, लेट्स से फॉरेन से मेरे को मैंने पैसा मंगा लिया, एक बार मैंने मंगा लिया, मेरे को बार बार रिवैल्यू नहीं करनी। फेयर वैल्यू की लेट्स से मैंने कोई अपनी एग्जांपल लेता हूँ मैं सौरव गांगुली का या धोनी का एग्जांपल लेते हैं, धोनी का, उसने उसको बाइक का ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ बाइक्स, सो उसने अपनी बाइक इंपोर्ट करी थी और जब उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनाई तो उसने करा उसकी फेयर वैल्यू जो थी उसको रिवैल्यू कर दिया कि भाई मैंने लेट्स से मैंने 1 CR के मंगाए थे, लेकिन आज की डेट में उसकी जो फेयर वैल्यू अगर MS धोनी उसको मार्केट में सेल करने जाएगा तो उसकी वैल्यू उसको 1.5 CR मिलेगी। तो व्हाट द CA डिड, उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी जो एसेट के अंदर वो बाइक आ रही थी उसको रिवैल्यू करके कितना कर दिया, 1.5 CR। तो द AS सेज कि जिस दिन फेयर वैल्यू आपने किया था तो उस डेट पे जो रेट चल रहा था उसी को लो। अब इन बातों में एक चीज निकल के आती है कि भाई FCMI क्या होता है।
तो FCMI इज माई, तो उसके लिए डिटरमाइन करने के लिए क्या बोला एएस ने, एएस से FCMI आर द एसेट और लायबिलिटीज whose settlement is governed by the contract and that settlement is need to be done in the foreign currency or foreign exchange, कि वो सभी मेरी एसेट और लायबिलिटी जो गवर्न है किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कि मतलब मेरे को पैसा मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्न है, एंड वो पैसा मेरे को किस में मिलेगा, फॉरेन करेंसी में मिलेगा. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल या लेट्स से अकाउंट्स पेबल. अकाउंट्स पेबल में क्या होता है कि मेरे को पैसा देना है, मैंने चाइना से या मैंने जापान से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, सो मेरे को पता है कि मेरे को ये पैसा मेरे को देना है, ये मेरी लायबिलिटी है, हाँ जी है. क्या ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न है? बिल्कुल है. मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है अपने सप्लायर के साथ कि मेरे को ये पैसा आपको देना है. और क्या मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में देना है? ऑफकोर्स मैं उसको INR में पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा अपने सप्लायर को. व्हाट आई विल डू, आई विल डेबिट थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज. सो ये कंडीशंस हमें देखनी होती है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कोई भी एसेट और लायबिलिटी को हम बोलते हैं FCMI. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक मैंने कोई बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट करी, ठीक है. मैंने कोई बोल्ट्स एंड डाइस, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एंड आई इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम टोक्यो, फ्रॉम जापान. सो जब मैंने वो मशीन इंपोर्ट कर ली एंड आई हैव नॉट मेड द पेमेंट येट, ठीक है. सो मेरे पास क्या है, मेरी बुक्स में एसेट है, ओके है एसेट. तो क्या मेरी एसेट FCMI के फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है? नाउ लेट्स चेक दिस. मशीन इज माय एसेट, दिस इज माय एसेट. मशीन पे क्या पेमेंट मेरे को करनी है मशीन की? हाँ, मशीन पेमेंट तो करनी है. क्या मेरे को मशीन वापस करनी है? क्या मेरे को मशीन वापस नहीं करनी है. मेरे को क्या मशीन बेच के मेरे को फॉरेन करेंसी उसको पेमेंट करनी है? द आंसर इज नो. मेरे को तो उसको जो मैंने उसको क्रेडिटर्स जो मेरा आ रहा होगा मेरे को वो पेमेंट करना है उसको. मेरे को अपनी ट्रेड लायबिलिटी पे करनी है, मेरे को अपनी जो मशीन है उसको रिलाइज नहीं करना है. सो द एएस सेज की जो एसेट है मेरी, जो मेरी नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, या फिर मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री की. अगर मैं बात करता हूँ सो इन्वेंट्री मेरी क्या है, इन्वेंट्री जो मेरे है गुड्स में, जो मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, मेरी नो डाउट मेरी एसेट है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि फ्यूचर में मेरे को उसका सेल प्राइस कितना मिलेगा. द अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, बिकॉज जो AS2 में हम पढ़ते थे कॉस्ट ऑफ NRV व्हिचएवर इज लोअर, हम वो लेके चलते, तो वी आर नॉट श्योर कि NRV मेरी क्या होगी. कोई ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं कि जो मेरी NRV जो मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ, जब मैं एक्चुअल सेल करूंगा अपने प्रोडक्ट की, वो अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है. सो इट डिपेंड्स. सो द AS सेज कि जहाँ पे भी आपको श्योरिटी नहीं है कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा या कितना पैसा मुझे देना है इन फॉरेन एक्सचेंज, डेट इज नॉट माई FCMI. वो मेरी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम नहीं है. और उसकी ट्रीटमेंट मेरी कैसे होगी, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी, जो मेरा हिस्टोरिकल डेट पे रेट था, या फिर जो मेरा फेयर वैल्यू पे रेट था, मैं वो लेके चलूंगा. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ठीक है. तो जो हमारा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का एक्सचेंज डिफरेंस रहेगा, वो भी हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो अगर मैं नेचुरली बात करूँ, चाहे वो इनिशियल रिकॉग्निशन का एक्सचेंज डिफरेंस है, चाहे वो मेरा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एक्सचेंज डिफरेंस है, कहाँ पे जाएगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जबकि जो हमारा AS11 था, पुराना स्टैंडर्ड था, उसमें बात यहाँ पे हम कुछ और भी करते थे कि हम कुछ सिनेरियो होते थे जहाँ पे हम उसको कैपिटलाइज भी करते थे. वो बातें होती थी पैरा 46 एंड पैरा 46A की. लेकिन IFRS IAS21 में हमारे पास ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. वहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फ्रेंड, जो भी अभी तक हमने ये बातें समझी हैं कि फंक्शनल करेंसी है, उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है, सब्सिक्वेंट कैसे करना है. सो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि हाउ द कंपनीज एक्चुअली ट्रीट सच ट्रांजैक्शंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो नाउ लेट्स से कंपनी ए है, उसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो मेरी डॉलर्स में. ओके, फंक्शनल करेंसी की हम बात नहीं करेंगे, उसने क्या क्या पैरामीटर्स पे उसने चेक करा. हम सपोज कर लेते हैं फंक्शनल करेंसी इज इन डॉलर्स एंड दीज आर द 4 to 5 ट्रांजैक्शंस जो उसने इस साल करी. वर्थ कंपनी ने 50,000 यूरो के गुड्स सेल करे, जब उस दिन रेट था 1.65 की एक डॉलर में मेरे को इतना यूरो मिलेगा. 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को जो कस्टमर था उसने पेमेंट कर दी 50,000 की. उस दिन रेट था 1.50.
15 दिसंबर को कंपनी ने कुछ मटेरियल परचेज करा उस दिन 60,000 का, उस दिन रेट था 1.40। और स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में कंपनी ने जो मशीन परचेज करी बाहर से 2 लाख यूरो की, उस दिन रेट था मेरा 1.7। और कंपनी ने3rd of December को फॉरेन करेंसी में लोन रेज करे हैं फॉर 8 लाख यूरो, उस दिन रेट था 1.50। So the functional currency is in euro and the foreign currency is in my the functional currency is in dollars and foreign currency is in euro. So मैं अपनी बुक्स में जब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा वो किस में करूंगा, डॉलर्स पे करूंगा। ठीक है, ये मेरे को एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। सो आइए हम बात सब डिस्कस करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन कंपनी कैसे करेगी, फर्स्ट टाइम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेगी। सो जो सेल करी उसमें, सो AR अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 मेरा फॉरेन करेंसी है, उस दिन रेट था मेरा 1.65। सो 50,000 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1.65 में कि भाई $1 में मेरे को इतना यूरो मिल रहा था और मैं बना रहा हूँ डॉलर में, तो मेरे को इतने डॉलर में ये की मैंने कन्वर्ट किया। मैं वो सेकंड ट्रांजेक्शन की उस मेरे को जो सेल मैंने करी उसका मेरे को पैसा मिल गया on 3rd दिसंबर। सो जिस दिन पैसा मिला तो रेट था मेरा कितना 1.50। सो मेरा जो बैंक में अमाउंट आया होगा वो 50,000 यूरो आया होगा किस रेट पे 1.50 पे, तो वो आया मेरे यहाँ पे 33,333। ओके, मेरा जो AR था, मेरी बुक्स में AR था वो कितना था 30,303, वो मैंने हाल ही लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था कि मैंने बुक्स में कितना है जबकि मेरे को पैसा मिला ज़्यादा, तो मेरा क्या हो गया एक्सचेंज डिफरेंस गेन, ये मेरा क्या निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन इज ऑफ परचेज कि मैंने परचेज करा 60,000 रेट था 1.40। सो मैंने सिंपली इनिशियल रिकॉग्निशन में जिस रेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो रेट था मैंने उस पर रिकॉर्ड कर दिया, ये अमाउंट मेरा आ गया। फिर मैंने एक मशीनरी परचेज करी थी, उस दिन मेरा रेट था 1.70, 2 लाख यूरो की थी, मैंने रिकॉर्ड कर दी बुक्स में। फिर मेरे को फॉरेन करेंसी में लोन रेज करा 8 लाख यूरो का, उस दिन रेट था 1.50, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट माई इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में हमें चैलेंज नहीं आता कि भाई जिस दिन की ट्रांजेक्शन है, जिस दिन का ट्रांजेक्शन है उस दिन का जो स्पॉट रेट है उस पर आप उसमें रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब नाउ द कंपनी विल व्हाट द कंपनी विल डू, ये तो मेरी जनरल एंट्रीज हैं। उसके बाद कंपनी क्या बनेगी, अपना ट्रायल बैलेंस बनेगी। तो हम वही बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगी कंपनी। जो डेटर था मेरा 30,000 मेरे को मिल भी गया, तो ये तो मेरा डील हो गया। ठीक है, सेल्स मेरी कितने से कंपनी रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स में 30,3030। यहाँ पे कुछ एक्शन डिफरेंस मिला, हाँ जी मिला, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। परचेज कितनी करी कंपनी ने 42,857। फॉरेन क्रेडिटर्स कितने हैं, ऑब्वियसली इतने के होंगे। मशीन 117,647। फॉरेन लोन कितने का मेरा 5,333 क्रेडिट। और बैंक में क्या मिला, एक तो मेरे को ये पैसा मिला, एक मेरे को ये पैसा आया और ये पैसा मैंने दिया, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस कम्स टू दिस 449,049। और भी बातें हो सकती हैं इसके। अब नाउ ईयर एंड मेरा आ गया, यहाँ पे ईयर एंड आ गया, ये कंपनी के पास ट्रायल बैलेंस है। अब कंपनी को क्या करना है, अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल क्या था कि हमें पहले चेक करना है क्या हमारे FCMI क्या क्या है, क्योंकि उसका जो हम उनको जो हम कन्वर्ट करेंगे वो क्लोजिंग रेट पे करेंगे और बाकी आइटम्स को कन्वर्ट करेंगे वो हम अलग रेट पे करेंगे। सो हम चेक करते हैं कि भाई FCMI के हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 रूल्स थे। इट मस्ट बी एसेट, FCMI आर द एसेट एंड लायबिलिटीज whose settlement is governed by the contract and whose settlement is in the foreign currency. डेटर कुछ है नहीं, ब्लैंक। सेल्स मेरा एसेट है नहीं, सेल्स मेरा P&L का पार्ट है, कोई बात नहीं मिलेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस P&L का पार्ट है, परचेज P&L का पार्ट है। अब बात आती है फॉरेन क्रेडिटर्स, क्या ये मेरी एसेट लायबिलिटी है, हाँ जी लायबिलिटी है। क्या ये गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ मैं इसको बाउंड हूँ अपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए। पेमेंट में किस में करूंगा, फॉरेन करेंसी में करूंगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो दिस इज माय FCMI, ये मेरी फॉरेन करेंसी मोटरी आइटम है। मशीन, क्या ये एसेट है, हाँ है। क्या इसकी मेरे को सेटलमेंट करनी है मशीन की, नहीं, मशीन की सेटलमेंट तो मेरे को कुछ नहीं करनी, ऑलरेडी मैं उसको सेटल कर चुका हूँ, पहले बैंक से पेमेंट कर चुका हूँ। अगर मैं नहीं भी करता तो भी मेरी मशीन इज नॉट माई FCMI। व्हाई नॉट, क्योंकि वो एसेट तो है लेकिन उसकी सेटलमेंट या मेरे को रिलाइजेशन उसकी नहीं करनी है फॉरेन करेंसी में। मैंने मशीन लेके आया अपने प्लांट में, उसको मैं यूज करने के लिए लेके आऊँ, ना कि उसको सेल करने के लिए। ठीक है जी, तो दिस इज नॉट माई फॉरेन करेंसी मोटरी आइटम।
फॉरेन लोन इज माई लायबिलिटी, यस। गवर्न बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ मेरा बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा जो इसमें मेरा लोन एग्रीमेंट होगा, और मेरे को फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है, यस पेमेंट करनी है, दिस इज ऑल्सो माई फॉरेन करेंसी। बैंक तो इज ऑलवेज माई फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम मेरा होता है। अब मेरे निकल के आई, दो चीजें निकल के आई मेरी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, वन इज फॉरेन गारंटीज एंड अदर वन इज फॉरेन लोन। अब क्या था, अब मेरा था कि मेरा जो फ्रोजन गेट था वो था उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 1.35। तो जो हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पे परचेज की रिकॉर्ड करी, फॉरेन लोन की हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी वो थी 1.4 पे, आज है 1.35। ऑब्वियसली एक्सचेंज डिफरेंस मेरा यहाँ पे राइज हो रहा है, हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा एज पर द क्लोजिंग रेट जो हमारा एज बोलता है। तो हमने क्या करा कि 1.4 था, होना 1.35 पर चाहिए, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 1587 से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इन द सेम वे मैंने जो लोन बुक किया था वो किया था कितने पे रिकॉर्ड, 1.5 पे, आज की तारीख में 1.35 पे। इसको वजह समझते हैं कि पहले $1 में 1.50 आते थे, लेकिन अब $1 में खाली इतने ही यूरो आते हैं। तो मेरे को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे को ज्यादा डॉलर अपनी बुक से, अपनी जेब से, पॉकेट से देने होंगे उसको सेम यूरो को पे करने के लिए, राइट। सो अगेन यहाँ पे मेरा एक्सचेंज लॉस राइज होगा which will be charged to my profit and loss account. So exchange difference account debit to foreign loan की liability मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, liability मेरी increase हो जाएगी। ये अगेन मिलते हैं 59259559। सो ये कंपनी ने अपनी बुक्स में इंक्रीज कर दी। अब कंपनी क्या बनेगी, अपनी बैलेंस शीट और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी क्या करेगी, जो उसकी सेल्स थी वो कंपनी यहाँ रिकॉर्ड कर देगी, जो परचेज थी उसकी स्पॉट रेट पे, क्योंकि मेरा एफसीएमआई नहीं है, पीएनएल में तो एफसीएमआई की हमें बात ही नहीं करनी पहली चीज। एक्सचेंज डिफरेंस गेन, जो उसको सेल्स पे एक्सचेंज डिफरेंस का जो गेन हुआ था 3000 का, वो रिकॉर्ड कर लिया। एक्सचेंज डिफरेंस लॉस ऑन फॉरेन क्रेडिटर्स वो भी रिकॉर्ड कर लिया, एंड एक्सचेंज डिफरेंस लॉस ऑन फॉरेन लोन वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। और एक चीज और रिकॉर्ड करेंगे हम, डेप्रिसिएशन। वो क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मशीन थी हमारी अपनी स्टार्टिंग में परचेज करी थी, तो उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, उसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ दिखा है कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में मेरी एसेट और लायबिलिटी आएंगी। फॉरेन क्रेडिटर्स मेरे पहले कितने थे, फॉरेन क्रेडिटर्स इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद थे मेरे 42857, लेकिन जब मैंने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करा तो मेरा इतने से और मेरा पैसा लायबिलिटी मेरी बढ़ गई। तो 42857 प्लस 1587 कम टू माई 44444। इन द सेम वे फॉरेन लोन इनिशियली रिकॉग्निशन के बाद कितना था मेरा, 5,33,333, उसमें 59,000 का मेरा जो एक्सचेंज लॉस था वो भी ऐड हो गया, उसकी लायबिलिटी में इंक्रीज हो गई, एंड नाउ द रिवाइज्ड फॉरेन लोन अमाउंट इज बाई 5,92,000। नाउ कम्स, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन है, हाँ जी है, मशीन मेरी नॉन एफसीएमआई है, तो हमें इसको वैल्यू नहीं करना क्लोजिंग रेट, जो रेट चला रहा है उसको उसी रेट पे देखना है, 11747। और डेप्रिसिएशन कितना, कोई स्क्रैप वैल्यू कुछ में है नहीं, लेट्स से यूजफुल लाइफ मेरी इसकी 5 साल है, तो मेरा निकल के आ गया 23529, एंड द नेट बुक वैल्यू इज 94118, और वही डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे चार्ज कर दिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द कंपनी ट्रीट्स द फॉरेन ट्रांजेक्शंस in their books of account. I mean, very simple example, but very relevant and very practical example. I hope आपको ये जो बातें हमने पढ़ी हैं अपनी इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गई होंगी। So friends, what we have discussed so far कि अगर एक कंपनी है उसकी फॉरेन ट्रांजेक्शन है तो how the company records such transaction in their books of accounts. अब now let's take an example कि Reliance Industries है, MNC है, we all know, उसकी डिफरेंट टेरिटरीज में ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, सब्सिडी कंपनीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट, एसोसिएट्स भी हैं। तो लेट्स से उसके मोर देन 100 हमारे और फॉरेन ऑपरेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो सभी का जो करेंसी होगी वो मेरी क्या होगी, अलग अलग होंगी। अगर उसका यूएस में ऑफिस है तो यूएस की जो डॉलर्स है वो होगा, कनाडा में है तो उसका जो कैनेडियन डॉलर है उसके अकॉर्डिंग होगा, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कंपनी ऑपरेट करेगी। तो नाउ लेट्स थिंक कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो सीएफओ हैं, क्या वो डिफरेंट कंपनीज में करेंसीज में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे? द आंसर इज मे बी, इट डिपेंड्स।
तो उसको IFRS में कवर कराया गया इस टॉपिक को और उसको नाम दिया गया है फॉरेन ऑपरेशंस। सो नाउ व्हाट हैपेंस, IAS सेज कि इफ यू हैव द फॉरेन ऑपरेशंस, so you have to check whether such foreign operations are the extension of your existing business or are the extension of your existing entity. If yes, then the functional currency of the parent company will become the functional currency of the foreign operations. If it is not the case, that means the foreign operation is not an extension of the existing business or the existing entity, then we have to separately determine the functional currency and so on and so forth. अब बात आती है कि भाई एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस इज द डिसाइडिंग फैक्टर टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी। तो एज ने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस क्या होता है। सो कुछ बातें हैं उसके अंदर। नंबर 1 इज कि जहाँ पे मेरा जो ऑटोनॉमी लेवल है, कि जो मेरी सब्सिडी कंपनी है, जो मेरी फॉरेन ऑपरेशन है, उसका जो ऑटोनॉमी लेवल है कि वो खुद से काम करने की कैपेबिलिटी वो बहुत ही कम है। नंबर 2, इट्स डिपेंडेंसी ऑन द पेरेंट इज वेरी हाई। नंबर 3, कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है हमारी, वो मोस्टली किसके साथ वो एंटर करता है, अपनी पेरेंट कंपनी के साथ। एंड नंबर 4 इज वो अपने आप कुछ भी डेट को सर्विस करने में या शेयर कैपिटल इशू करने में वो अपने आप इज नॉट कैपेबल ऑन इट्स ओन। मतलब इंटरवेंशन ऑफ हेड ऑफिस, इंटरवेंशन ऑफ द पेरेंट इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी डिसीजन मेकिंग। अगर ये चीजें हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो कुछ नहीं है, हमारी जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट ऑफिस है, उसी का वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। टाटा स्टील का मैं एग्जांपल लेता हूँ। टाटा स्टील हमारे इंडिया में है और टाटा स्टील क्या करती है, एक अपनी सब्सिडी बनाती है जापान में, उसका नाम होती है टाटा स्टील जापान लिमिटेड। जापानीज की करेंसी वी ऑल नो द येन। अब क्या होता है, उसका जो काम है उस सब्सिडी का वो ये है कि जापान में जो भी ऑर्डर्स हैं उनको लेना और अपने जो पेरेंट कंपनी है उसको बताना और सर्विस को डिलीवरी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल को डिलीवर करना। और जो भी फॉरेन करेंसी आएगी कस्टमर से, वो किस में आएगी, जो जापानीज एंटिटी को आएगी, जो टाटा स्टील की सब्सिडी है जापान की, जेन में आएगी। अब तक क्वेश्चन अराइज कि जो टाटा स्टील की जो जापानीज कंपनी है, क्या उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जेन में प्रेजेंट करनी चाहिए, जेन में बनानी चाहिए, या उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो पेरेंट बनाती है, जैसे INR में बनाती है, उसकी फंक्शनल करेंसी INR है, INR बनानी चाहिए। तो एस कहता है कि जो ये बातें हैं अब उसी को हम टेस्ट करेंगे। तो बात क्या निकल के आती है कि भाई जो जापानीज कंपनी है हमारी, वो अपने आप में कुछ नहीं करती, वो सिंपली क्या करती है, वहाँ से ऑर्डर लेती है जो जापान की मार्केट है और अपने हेड ऑफिस में इंडिया में बता देती है। कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है वो कौन करता है, हमारी पेरेंट कंपनी करती है। तो इट मीन्स द ऑपरेशंस इन जापान is not run by the Japanese entity on its own, rather these are an extension of the Indian operations, right? So उस श्रेणी में मेरा क्या होगा, जो मेरा extension of business है, foreign operation, and the functional currency of the Tata Steel India will become the functional currency of Tata Steel Japan. However, if it is not the case, कि अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है, कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ नेस्ले का, एक कंपनी है मेरी नेस्ले इंडिया और एक उसकी सब्सिडरी है नेस्ले सिंगापुर। तो जो नेस्ले सिंगापुर है वो अपना लोन रेज करना, डेट रेज करना, फंड रेज करना, जो भी डिसीजन मेकिंग है उसकी अपनी होती है, वाइस प्रेसिडेंट, CMD, CEO, सब कंपनी के अपने हैं। डिसीजन मेकिंग, मार्केट में कैसे ग्रोथ करना है, वो सारे डिसीजन नेस्ले सिंगापुर के ओन इट्स ओन लेती है, वो हेल्प नहीं लेती नेस्ले इंडिया की। तो इन दैट सिनेरियो नेस्ले सिंगापुर इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस एंड हेंस the functional currency of Nestle India cannot be the functional currency of Nestle Singapore. So Nestle Singapore को अपनी functional currency डिटरमाइन करनी पड़ेगी किन फैक्टर्स पे, जो हमने नंबर 1 स्टेप में डिस्कस किए थे, प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। So friend, this is all about the foreign operations, and now we move on to the last part, which is basically the conversion of functional currency into the presentation currency. Now what happens, let's take this example only. क्या होता है कि मेरी जो सब्सिडी कंपनीज हैं, अब जो हमारे कंसोलिडेशन जो मेरा होगा, पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स को कंसोलिडेट करेगी, सारी जो सब्सिडी के अकाउंट्स को अपनी बुक्स में कंसोलिडेट करेगी। तो उसमें बोला गया कि भाई जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, जब फॉरेन ऑपरेशंस की बुक्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो, या
जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था जब वीडियो स्टार्ट में हमने करी थी, कि अगर एक कंपनी ऑन इट्स ओन किसी दूसरी कंट्री में लिस्टेड होना चाहती है तो उसको उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें उसको अपनी बुक्स प्रेजेंट करनी है। तो एएस ने कुछ उसमें रूल्स बताए। रूल्स क्या बताया उसने कहा है इसने कि भाई हमें ये चीज़ नहीं देखनी, अलग रूल है कि जो भी मेरी एसेट एंड लायबिलिटी है उनको आप रिकॉर्ड करोगे किस डेट पे, क्लोजिंग डेट पे। नंबर 2, जो इक्विटी है उसको किस डेट पे करेंगे, जिस डेट पे हमने इक्विटी इशू करी थी, या फिर डेट ऑफ ओपनिंग कंट्रोल की। अगर इशू करने के लिए मैं कहूँगा कि जैसे मैंने ड्यूरिंग द ईयर मैंने ही कैपिटल रेज करी है तो जो वो डेट ऑफ इशू है वो, या फिर अगर मैंने किसी कंपनी को एक्वायर कराया और उसकी इक्विटी शेयर मेरे पास आ गई है तो जो उसकी ओपनिंग कंट्रोल की जो मेरी डेट है मैं उस डेट पे क्या रेट चल रहा था मेरा उस पर मैं कन्वर्ट करूँगा। जो भी मेरे रिटेन अर्निंग्स हैं या जो भी मेरे नेट प्रॉफिट है उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा किस पे, जो मेरा अर्निंग रेट जो है, अर्निंग डेट पे जो मेरा रेट चल रहा था वो। अर्निंग रेट मेरा बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ, जब मैं एक एंटिटी के फंक्शनल करेंसी से उसको मैं प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करूँगा तो मैं जनरली हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं उसके इसमें हम एवरेज रेट ले लेते हैं पूरे साल का। और वो जो रेट होता है, क्योंकि मैं अर्निंग मैंने ऐसा तो नहीं कि मैंने एक ही दिन में वो अर्निंग कमाई है, प्रॉफिट लॉस मैं पूरे पीरियड का बनाता हूँ, तो उस पीरियड में मेरा एवरेज रेट कितना रहा उसको मैं ट्रीट कर लेता हूँ भाई अर्निंग रेट एज ऑन द डेट, और उसके बेसिस में अपना जो रिटेन अर्निंग्स है और जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, विल माय बैलेंस शीट टेली, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि मेरा बैलेंस शीट में मेरे आ रहे होंगे नॉन करंट एसेट्स आ रहे थे, करंट एसेट्स आ रहे थे, फिर मेरी इक्विटी आ रही है, नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही है और लायबिलिटीज आ रही है। मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज को तो क्लोजिंग डेट पे हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो मेरी इक्विटी थी, जो मेरी रिटेन अर्निंग्स में और जो मेरा रिजर्व सरप्लस में नेट प्रॉफिट था वो मैंने डिफरेंट रेट्स पे कन्वर्ट करा। सो इन दिस सिनेरियो माय बैलेंस शीट विल नॉट टेली, जो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होता है हमारा वो टेली नहीं करेगा, उसका कोई डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को नाम दिया FCTR। हमारे इसने बोला उसको FCTR। FCTR फुल फॉर्म इज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, कि मैंने जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रांसलेट करा फॉरेन करेंसी में तो उसमें मेरे को जो रिजर्व मिला वो कितना था। तो इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इसको हम पीरियड में ट्रांसफर नहीं करते, वी प्रेजेंट इट एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन आवर बैलेंस शीट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द कंपनीज कन्वर्ट from functional currency to presentation currency. So friend, this is all about the core concepts of IAS 21, जहाँ पे हमने 3 फेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा। नंबर फर्स्ट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल करेंसी, देन द सेकंड पॉइंट वाज ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंस, जहाँ पे हमने बात करी थी इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, और तीसरा हमने उसका फेज देखा जहाँ पे हमने ट्रांसलेट करी अपनी फॉरेन करेंसी को इनटू द प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक है, सो और फिर हमने अपना रियल लाइफ में जो एग्जांपल था कि कंपनीज कैसे इसको ट्रीट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो भी चेक करा। अब क्या होता है कि ये तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेरा पार्ट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स से कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों, कंपनी ए मेरी होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी मेरी सब्सिडरी कंपनी है, और कंपनी ए जो पेरेंट कंपनी है वो अपना बिजनेस सेल करना चाह रही है, अपना भी और अपनी सब्सिडरी का भी, टू सम थर्ड पार्टी। नाउ व्हाट दे डू, दे अप्रोच लेट्स से वन ऑफ द बिग फोर, और वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमारा ड्यू डिलिजेंस आप कर दो। हम ड्यू डिलिजेंस करने के लिए वहाँ पे गए और हमने देखा, हमने जो टारगेट है, मतलब जो सेलर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी हमने, और कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हमने इस तरह से देखी कि जो सेल्स थी मेरी ए लिमिटेड की वो यूरो में थी, और जो उसकी बी लिमिटेड सब्सिडी कंपनीज थी उसकी थी डॉलर्स में। दोनों की फंक्शनल करेंसी मेरी अलग अलग थी, जो हमने पहले देखा कि वो हो सकती है। उसकी सेल्स थी 100, 102 एंड 103 इन FY 16, 17, 18, और जो बी लिमिटेड थी उसकी सेल्स थी FY 16, 90, FY 17, 91 एंड FY 18, 94। तो if you guys can see, there is no major change in the sales. Sales remains flat throughout our historical periods. Okay. अब जो हमारा एक्सचेंज रेट था, जब ए लिमिटेड जो है जब अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो वो क्या करेगा, बी लिमिटेड की जो ऑल द एसेट्स लायबिलिटीज है जो भी है उनको वो क्लोजिंग डेट पे कन्वर्ट करेगा, जो अर्निंग है नेट प्रॉफिट है उसको अर्निंग डेट पे कन्वर्ट करेगा। सो लेट्स से जो रेट निकल के आया हमारा, वो निकल के आया FY 16 के लिए 1.4, FY 17 के लिए 1.1 एंड FY 18 के लिए 1.2। फ्लक्चुएशन उसमें हो सकती है
ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं कि वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होती है, ठीक है। सो जो हमारी सेल्स जो पहले यूएसडी में थी, अब वो जो प्रेजेंटेशन करेंसी यूरो निकल के कितनी आई 64.2, 82.7 एंड 78.3। नाउ फ्रेंड्स इफ यू कैन सी मेरी 16 और 17 से सेल्स कितनी इंक्रीज हो गई, 64 से कितना हो गया 82.7 हो गया, विच मीन्स $18 अराउंड आपका मोटा मोटा बात करूं 25% आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई, 23-25%। लेकिन इफ यू कैन सी द एक्चुअल सेल्स जो उसकी लोकल करेंसी में थी वो चेंज नहीं हुई, वो सिर्फ 90 से कितना हुआ 91 पे पहुंची। लेकिन जो मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी में सेल्स थी उसमें काफी मेरा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, जो हमारी सेल्स थी लोकल करेंसी में वो 91 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 94। हाउएवर जब मैंने प्रेजेंटेशन करेंसी में उसको कन्वर्ट करा तो मेरी सेल्स क्या हो गया 82.7 से कम हो गई, कितनी हो गई 78.3। सो आप देख रहे हो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मेरी लोकल करेंसी में सेल्स मेरी बढ़ रही है, जबकि जब मैं प्रेजेंटेशन करेंसी कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ माय कंसोलिडेशन वहां पे मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सेल्स है वो कम हो गई। दैट मीन्स द पिक्चर इज नॉट ट्रू। सो एक साल में तो मेरा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ और दूसरे साल में मेरा क्या हो गया, बहुत ही डिक्रीज हो गया। तो जो सेलर है उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी कि अगर वो अपने जो टीडी एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएगा कि मेरी सेल्स कम हो गई, उसी के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन डिटरमाइन होगी, और वैल्यूएशन जब सेल्स कम है मेरी उसके बेसिस पे वैल्यूएशन भी उसकी कम डिटरमाइन होगी। हाउएवर अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया टू मिटिगेट दिस रिस्क, कि जो रिस्क है इसमें उसका नाम आया कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस। सो कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस नथिंग बट इन दिस वी डिटरमाइन अ कांस्टेंट रेट for the all historical periods, whether that rate can be the starting point or at the end point. Like in this case, now what we did कि जो मेरा स्टार्टिंग में भाई 60 में जो मेरा रेट था, मैंने मान के चला कि भाई थ्रू आउट द माई हिस्टोरिकल पीरियड मेरा जो फॉरेक्स का जो रेट है वो मेरा यही रहेगा। सो मैंने इसको बेस लेके अपनी सेल्स को दोबारा कैलकुलेट करा इन माई प्रेजेंटेशन करेंसी। सो मैंने देखा सेल्स FY 16 64.2 भाई वो तो वही रहेगी क्योंकि रेट वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। FY 17 में मैंने 1.4 के हिसाब से निकाला 91 1.4 65 और FY 18 में निकाला 67.1। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर निकल के आई करेक्ट कि जो मेरी सेल्स है वो हर साल में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करके देख रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज तो होती नहीं, कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे तो बात ही सर अलग हो गई थी। यहाँ पे तो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया, जबकि ऐसा कोई केस था नहीं, यहाँ पे तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई थी। सो टू मिटिगेट दिस फैक्टर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, टू मिटिगेट दिस फैक्टर, टू मिटिगेट दिस रिस्क, द कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस कम्स इन प्लेस एंड वी एज अ टीडी प्रोफेशनल जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने देखा है इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। सो आप कोई भी रिपोर्ट्स देखोगे उसमें आपको जहाँ पे भी फॉरेक्स अप्लाई होता है ऑफकोर्स कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस आपको जरूर मिलेगा टू गेट द करेक्ट व्यू, टू गेट द करेक्ट पिक्चर की एक्चुअल पिक्चर आखिर में टारगेट की है क्या। ओके, अब मैं इसमें एक बात और एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल कि जो मेरी सेल्स थी लोकल करेंसी में वो 16 में 90 थी, 70 में कम होकर 85.5 हो गई, ये सारे मिलियंस में फिगर हैं, और FY 18 में वो कम हो गई, कितनी हुई 81.2 हो गई, और जो मेरा एक्सचेंज रेट था अर्निंग रेट का वो था 1.4, 1.1 एंड 1.2। सो कितना आया मेरा प्रेजेंटेशन करेंसी में, मतलब मेरी जो यूरो है उसमें रेट रेवेन्यू आया है 64.2, 77.7 एंड 67.6। आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ मेरी लोकल करेंसी में तो जब मैं आया मेरी सेल्स हो रही है कम, लेकिन यहाँ पे मेरी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेलर तो कुछ नहीं, अगर बायर को हम ये पिक्चर दिखाएंगे, बायर क्या करेगा, बायर इस रेट पे कंपनी की वैल्यूएशन करेगा और अल्टीमेटली वो हायर परचेज प्राइस दे देगा सेलर को, जबकि पोजीशन एक्चुअल में क्या है, अलग है। पोजीशन क्या है कि जो रेवेन्यू है और सब्सिडी का वो क्या होता जा रहा है, उसकी टेरिटरी में कम हो रहा है, टेरिटरी में कम हो रहा है। सो फ्रेंड, दिस इज द रेलिवेंस ऑफ कांस्टेंट करेंसी। सो आई थिंक आप समझ रहे हैं इन दोनों एग्जांपल से कि अगर मैं कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो जो मेरी पोजीशन है, जो मेरी पिक्चर है, वो बिल्कुल भी ट्रू एंड फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रही है। तो इसलिए दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल टू परफॉर्म द कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस इन आवर ड्यू डिलिजेंस।
Now, second point which we need to check in the due diligence is, हमने पहले ही बात कर दी जब एस के बारे में पढ़ रहे थे कि जो एक्सचेंज गेन है, एक्सचेंज लॉस है, ये मेरा नॉन ऑपरेशनल होते हैं। नॉन ऑपरेशनल मीन्स कि कंपनी इसको अर्न करने के लिए, इसको इनकर करने के लिए बिजनेस रन नहीं कर रही, कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल और परचेज करने के लिए अपना बिजनेस रन कर रही है। तो अगर मैं फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव अगर मैं जाता हूँ सेलर के पास टारगेट कंपनी की बुक्स चेक करने, तो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर सेलर intentionally or unintentionally transferred or recorded any such exchange gain above EBITDA. So वहाँ पे हमें देखना होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सेलर ने कहीं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक क्रेडिट आइटम उसमें वहाँ पे डाल रखा है। So let's say मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है मेरी, और उसमें लेट्स से मैं बात करता हूँ 1 मिलियन का मेरा एक्सचेंज गेन है, ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, 1 मिलियन का गेन लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, देखो वो इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसका वो 1 मिलियन का नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 1 मिलियन से आप एबिटा इंक्रीज कर दोगे। अगर मैंने उसको अबव एबिटा ले लिया, उससे क्या होगा, इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ अपना मल्टीप्लायर, इंडस्ट्री का जो मल्टीप्लायर होता है टू गेट माई एंटरप्राइज वैल्यू। सो अगर मैंने मल्टीप्लायर लगाया लेट्स से 10 का, तो 1 मिलियन इंटू 10 आपकी वैल्यूएशन पे 10 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ा, ना कि 1 मिलियन का। So friend, this becomes very important to check or to double check whether seller has done or whether seller has recorded any such entry above EBITDA which should not have been recorded. And if the seller has recorded, then it becomes my EBITDA adjustments and needs to be reversed when we do the EBITDA adjustment. So friend, this is all about the impact of foreign exchange in our due diligence. I hope these points are clear to you now. So just to make once again summarize the whole concept, IAS 21 deals with foreign exchange. Foreign exchange means we need to determine the functional currency, then we need to recognize initial recognition, then subsequent recognition, and then if the foreign operations are there, foreign operations में हमें दिखाते हैं कि वो एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस है, तो जो फंक्शनल करेंसी पेरेंट की है वही करेंसी मेरी वही फॉरेन फंक्शनल करेंसी हो जाएगी मेरी सब्सिडी की। अगर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस नहीं है, इंडिपेंडेंट काम कर रही है फॉरेन ऑपरेशन, तो उसके लिए हम फंक्शनल करेंसी अलग से डिटरमाइन करेंगे। फिर जो हमारा जो फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन जो हम करते हैं उसके लिए जो स्पॉट रेट है या एवरेज रेट है, जो अप्रोक्सीमेट रेट है वो लेके चलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए हम चेक करते हैं कि क्या वो एसेट और लायबिलिटी हमारी FCMI है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, अगर हैं तो क्लोजिंग रेट, अगर नहीं है तो हिस्टोरिकल रेट या फेयर वैल्यूएशन में जो उस दिन जो रेट था वो लेके चलते हैं। फिर हमने बात करी थी कन्वर्जन फ्रॉम फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी, की जहाँ पे कोई कंपनी अपने कंपनी को लिस्टेड कराना चाह रही है किसी और टेरिटरी में, किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे देखा था हमने कि सारे ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड कन्वर्टेड एट द क्लोजिंग रेट। इक्विटी ऑन द डेट ऑफ इशू या ऑन द डेट ऑफ ऑपरेटिंग कंट्रोल जो रेट था वो लेके चलेंगे। फिर जो रिजर्व एंड सरप्लस और नेट प्रॉफिट है उसको ले लेते हैं अर्निंग रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर IAS 21। फिर हमने देखा था फॉरेन करेंसी एनालिसिस। इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि हम जो एक्सचेंज डिफरेंस, जो एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको मिटिगेट कर देते हैं और देखते हैं कि अगर ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं होता तो मेरी क्या पोजीशन होती, तो वो हम यहाँ पे चेक करा। और उसके बाद हमने एक सिनेरियो और देखा कि कहीं जहाँ पे सेलर जो है अगर बुक्स में अपनी एक्सचेंज गेन लॉस को एबिटा के ऊपर दिखा देता है तो वैल्यूएशन में मेरा कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई होप you all understood the core concept of IAS and its impact in due diligence. As usual, in case of any questions, please feel free to write me an email. My email is in the description box. And thank you very much.